मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज उमर आर और हम पढ़ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया बेटा, थर्ड चैप्टर हमने खत्म कर दिया बिकॉज आपने बोला था कि सर पहले थर्ड चैप्टर करा दीजिए, तो थर्ड हमारा फिनिश हो गया। और आज हम बेटा सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो रिलेटेड है बॉटनी के साथ बेटा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर से बेटा एवरी ईयर बेटा नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी, ऐसा नहीं कि कोई हाईलाइटेड है खतरनाक वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है बेटा। तो हम देखेंगे आगे आगे बेटा कहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा आज हमारा नया चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बेटा हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर बेटा। हमने पूरे फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने ओवरऑल प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी बेटा, तो उसमें हमने पर्टिकुलरली फ्लावर की मॉर्फोलॉजी भी पढ़ी थी। तो आज हम बेटा कुछ चीज़ें उसी मॉर्फोलॉजी से दोबारा थोड़ी बहुत रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ें बेटा पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जो हमने 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी बेटा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारा नया चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट दो टर्म्स की तरफ। टर्म है बेटा एंथोलॉजी बेटा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। तो एंथोलॉजी जो है बेटा, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथोलॉजी का मतलब होता है बेटा, एंथोलॉजी जो है बेटा एक ब्रांच है बायोलॉजी का जहाँ पे किसकी स्टडी करते हैं बेटा, फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ फ्लावर बेटा, द स्टडी ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन बेटा, या जो भी फ्लावर के साथ रिलेटेड चीजें है बेटा, तो याद रखेंगे द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी बेटा, ठीक है ना। दूसरी टर्म जो आप याद रखेंगे बेटा जो पूछी जा सकती है बेटा वो है एंथीसिस। एंथीसिस बेटा, ठीक है ना। तो एंथोलॉजी का मतलब क्या बेटा? एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर बेटा, ठीक है। सेकेंड टर्म है बेटा, टर्म का नाम है एंथीसिस, और एंथीसिस का मतलब क्या होता है बेटा? एंथीसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर बेटा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंथीसिस बोलते हैं, यानी कि फ्लावर के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंथीसिस बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। अब फ्लावर जो होता है बेटा, फ्लावर प्लांट से बनता है बेटा, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। फ्लावर का फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो प्लांट से होता है, और प्लांट के अंदर बेटा जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है आपको ऑलरेडी पता है बेटा, हमने 11th के अंदर पढ़ा है। प्लांट की लाइफ में बेटा दो फेज आते हैं, एक आता है वेजिटेटिव फेज, एक आता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज ऐसा फेज होता है बेटा जहां पे फ्लावर प्लांट के अंदर बेटा कोई भी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लावर डेवलप नहीं होगा। तो मतलब ऐसा फेज प्लांट की लाइफ का बेटा जहां पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन मतलब बेटा जहां पे उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक्स एक प्लांट है बेटा, इस एक्स प्लांट के अंदर जून में बेटा फ्लावरिंग हो रही है, तो जून से पहले वाले मंथ जो थे बेटा वो क्या थे? वो वेजिटेटिव थे, बिकॉज उसके अंदर फ्लावर नहीं पाया जाता था। लेकिन जैसे ही फ्लावर बेटा वेजिटेटिव फेज को छोड़ता है, तो वो जैसे ही फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन क्यों किया बेटा? बिकॉज अब वो क्या करना चाहता है? रिप्रोडक्शन करना चाहता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब एक फ्लावर बनता है बेटा, तो फ्लावर कब बनेगा? फ्लावर हमेशा रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर बनता है। तो जब एक फ्लावर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर बनता है बेटा, जैसे मान लो हम एक प्लांट ले लेते हैं, ऐसे एक प्लांट है बेटा, तो अब इसके अंदर फ्लावर बनने वाला है, ठीक है ना। तो फ्लावर बनाने के लिए प्लांट क्या करेगा? वो एक ब्रांच बनाएगा। मान लो ये एक ब्रांच बना लिया फ्लावर ने बेटा, प्लांट है बेटा ब्रांच बना लिया, किसको बनाने के लिए? फ्लावर को बनाने के लिए। लेकिन इस ब्रांच का फॉर्मेशन जो होगा बेटा वो एक बर्ड से होता है, ठीक है ना। मतलब ये वो बर्ड है बेटा जो प्लांट ने क्यों डेवलप किया? ये इसलिए डेवलप किया बेटा ताकि इसी से आगे जाके क्या बनाया जाएगा बेटा? फ्लावर बनाया जाएगा। तो प्लांट जब भी फ्लावर का फॉर्मेशन करता है, तो फ्लावर को बनाने के लिए बेटा प्लांट एक स्पेशल तरीके का बर्ड बनाता है बेटा, जिस बर्ड की वजह से फिर आगे क्या बनेंगे बेटा? फ्लावर्स बनेंगे। और इस बर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लोरल प्राइमोर्डिया एक बर्ड होता है। कौन सा बर्ड है बेटा? ये वो बर्ड है बेटा जो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होने वाला है? फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। अब इस बर्ड की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। और वो
कब बनेगा बेटा? वो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज बनेगा बेटा, उससे पहले नहीं बनेगा। समझ आया ना? तो आपने 3 टर्म याद रखी बेटा, आपने एंथोलॉजी याद रखा, आपने एंथीसिस याद रखा एंड फ्लोरल प्राइमोर्डिया याद रखा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और पढ़ेंगे बेटा। अब देखो बेटा, फ्लावर जो होता है बेटा, फ्लावर क्या होता है बेटा? फ्लावर एक, जैसे मैंने आपको अभी बोला बेटा, फ्लावर को प्लांट कब बनाता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बनाता है। जब फ्लावर प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है तो रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है बेटा? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम फ्लावर नाम देते हैं। क्लियर है ना? अब फ्लावर जब रिप्रोडक्टिव फेज में बनता है, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन जो होगा बेटा, वो एक बर्ड के थ्रू होगा, जिस बर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? जिस बर्ड को फ्लोरल प्राइमोर्डिया बोलते हैं। अब जब इस फ्लोरल प्राइमोर्डिया से बेटा जब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, तो फ्लावर का फॉर्मेशन करने के लिए बेटा ये मानो फार्मो बेटा यहाँ पे फ्लोरल प्राइमोर्डिया था, इमेजिन कर लीजिए बेटा ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया है, ऐसे एज्यूम कर देते हैं। अब ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया जब फ्लावर का फॉर्मेशन कराना शुरू कर देगा, तो इससे क्या होगा बेटा? इससे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, ऐसे। तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया से क्या निकला बेटा? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला बेटा, और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पेडिसल बोलते हैं बेटा। तो मतलब फ्लोरल प्राइमोर्डिया बर्ड है और इसने फ्लावर को बनाना शुरू कर दिया। फ्लावर को बनाना शुरू जैसे इसने किया बेटा, तो ये क्या करेगी? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा बेटा, ठीक है ना। जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम पेडिसल बोलते हैं, ठीक है ना। अब पेडिसल जो होता है बेटा, ये पेडिसल का जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है बेटा। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट पेडिसल में क्या आएगा बेटा? अचानक से एक स्वेलिंग आएगा बेटा, इस तरीके से पेडिसल जो है ये स्वोलन हो जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत फूल जाएगा एक एंड पे बेटा, ऐसे। ये स्वोलन हो गया बेटा, ये फूल हो गया। इस स्वोलन एंड को हम नाम देते हैं बेटा थैलमस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम थैलमस बोलते हैं। समझ गए? अब थैलमस का फॉर्मेशन जब होता है, ये समझ लेना बेटा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको 11th के अंदर बेटा स्टेम पढ़ाया था, रूट पढ़ाया था, तो मैंने आपको स्टेम एंड रूट के बीच में डिफरेंसेस बोली थी। जैसे मैंने बोला था स्टेम अपवर्ड्स ग्रो करता है, मतलब पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। स्टेम जो होता है बेटा वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, रूट जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जो मैंने आपको 11th में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। वहां पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ाया था बेटा। मैंने बोला था प्लांट्स के अंदर बेटा जो रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर बेटा आपको कभी भी नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेम को देखो बेटा, स्टेम में हमेशा क्या मिलते हैं? नोड्स मिलते हैं, इंटरनोड्स मिलते हैं। मतलब रूट एंड स्टेम को अगर आप कंपेयर करोगे बहुत सारी डिफरेंसेस मिलेगी, लेकिन उसमें से एक डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही जरूरी है। और वो डिफरेंस ये है बेटा कि जो रूट होगा, रूट के अंदर आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन स्टेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेम के अंदर बच्चा आपको हमेशा क्या मिलेंगे? नोड्स मिलेंगे एंड इंटरनोड्स मिलेंगे। क्लियर है ना? अब हमारा जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है ना, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है बेटा, ये याद रख लेना। मैंने आपको 11th के अंदर भी बताया हुआ है, लेकिन अभी भी याद रख लीजिए बेटा, जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए मैं बताऊंगा बेटा कि फ्लावर जो होता है बेटा, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। अगर फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है तो हम कैसे, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, तो आप बोलोगे सर हमके प्रूफ दे दीजिए कि हम कैसे माने कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है वो ये है कि फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला बेटा? थैलमस बोला। थैलमस के अंदर आपको बेटा देखने को मिलेंगे नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब अगर फ्लावर एक रूट का मॉडिफिकेशन होता तो इसमें कभी भी नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को नहीं मिलते, बिकॉज फ्लावर एक शूट का मॉडिफिकेशन होता है। फ्लावर बेटा शूट से बनता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल। बिकॉज फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ये मॉडिफाइड शूट स्ट्रक्चर है। बिकॉज शूट की प्रॉपर्टी होती है या स्टेम की प्रॉपर्टी होती है, उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं। तो आपके फ्लावर के थैलमस में भी क्या पाए जाते हैं बेटा? नोड्स भी पाए जाते हैं एंड इंटरनोड्स भी पाए जाते हैं। ये समझ आया ना? तो याद रखना है फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बनता है, और फ्लावर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये मॉडिफाइड शूट होता है। हमको कैसे पता चला मॉडिफाइड शूट है? बिकॉज फ्लावर का जो थैलमस होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक नॉर्मल स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं।
समझ गए ना। अब यहाँ पे नोड जो नोड्स एंड इंटरनोड जो है वो थोड़े बहुत बेटा डिफरेंट है। डिफरेंट किस प्रकार से बेटा, जैसे इमेजिन कर लीजिए कि इमेजिन कर लो बेटा ये स्टॉक वाला एरिया है एंड ये जो है ये बेटा थैलमस वाला एरिया है। तो मैंने आपको अभी बोला थैलमस कैसा होता है बेटा, स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, ये गोल आकार का स्ट्रक्चर होता है। तो इस गोल आकार वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जो नोड्स होंगे ना वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो रिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, समझ आया ना। तो थैलमस जो प्लांट्स का होता है, एक कंप्लीट प्लांट का जो थैलमस होता है उसमें आपको 4 नोड्स मिलेंगे बेटा, क्लियर है। और वो 4 नोड्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलते, बिकॉज ये स्ट्रक्चर खुद गोल आकार का है। तो वो नोड्स भी कैसे मिलेंगे बेटा, वो रिंग की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे फॉर्म में ऐसे बना देता हूँ, मान लीजिए फॉर्म में फर्स्ट नोड बना रहा हूँ, तो ये फर्स्ट नोड का बेटा एक कंप्लीट रिंग होगा ऐसे। तो ये आप अभी जो आप फ्लावर का सेक्शन देख रहे हो ना, ये आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हो, हमने फ्लावर को ऐसे काटा हुआ है, ठीक है ना। देखिए अगर आप फ्लावर को बेटा ऐसे सामने रखे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको क्या दिखाई देंगे, रिंग्स दिखाई देंगी। जैसे ये फर्स्ट रिंग ऐसे होगा, फिर सेकेंड रिंग ऐसे होगा, फिर थर्ड रिंग ऐसे होगा एंड फिर फोर्थ रिंग ऐसे होगा। तो टोटल कितनी रिंग्स है बेटा, 4 रिंग्स है। दैट मीन्स बेटा एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर टोटल कितनी नोड्स होते हैं, 4 नोड्स होते हैं। 4 नोड्स होते हैं तो हम बोल सकते हैं 4 रिंग्स होती है, क्लियर है ना। अब अगर आपको 11th की मॉर्फोलॉजी अच्छे से पता हो या आपको याद हो, हमने बोला था कि नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर जिससे क्या बनते हैं, जिससे लीव्स बनते हैं बेटा। नोड जो है, नोड प्लांट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे लीव्स का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज थैलमस के ऊपर मैंने आपको अभी बोला यहाँ पे नोड्स पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे नोड पाया जाता है तो यहाँ का नोड भी क्या करेगा, वो भी लीव्स ही बनाएगा बेटा। जैसे एक नॉर्मल नोड लीव का फॉर्मेशन करता है, तो इन केस ऑफ थैलमस बेटा जो 4 नोड्स फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, वो 4 नोड्स भी क्या करते हैं, वो भी लीव्स का फॉर्मेशन ही करते हैं। लेकिन ये लीव्स जो होते हैं बेटा, ये नॉर्मल लीव्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे डिफरेंट होते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बस अभी इतना याद रख लीजिए कि हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला फ्लावर का फॉर्मेशन फ्लोरल प्राइमोर्डिया से होता है। फ्लोरल प्राइमोर्डिया से पेडिसल निकलता है, पेडिसल ऊपर स्वोलन हो जाता है, जो स्वोलन एंड को हम थैलमस बोलते हैं। बिकॉज फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, तो थैलमस के ऊपर बेटा आपको 4 प्रकार के नोड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वो नोड्स बेटा रिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं। बिकॉज थैलमस का स्ट्रक्चर गोल आकार का है, तो इसलिए वो रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। नोड का काम होता है लीफ बनाना। यहाँ पे भी जो 4 नोड्स आपको दिखाई देते हैं, ये भी किन का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी लीफ का ही फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा लीफ बनाते हैं और उन लीव्स का नाम क्या क्या होता है, क्लियर है। हम कलर थोड़ा यूज करेंगे इसको समझने के लिए। देखिए तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। मैंने आपको बोला ये फ्लावर का पेडिसल था, पेडिसल ऊपर बेटा ऐसे स्वोलन हो गया ऐसे, पेडिसल ऐसे स्वोलन हो गया, ठीक है ना। अब इस स्वोलन एंड के अंदर बेटा जो सबसे अच्छा, ये थैलमस था तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया बेटा। इस स्वोलन स्ट्रक्चर को हम थैलमस बोलते हैं। अब इस स्वोलन स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले नोड होता है जिसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो इस नोड से क्या निकलते हैं, इस नोड से लीव्स निकलते हैं। लेकिन ये जो लीव्स बेटा इस नोड से निकलेंगे, ये ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। दे आर ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक लीव्स। तो यहाँ से ऐसे लीव निकले नोड से बेटा, और ये लीव्स जो है ये ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक लीव्स है। ये ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक लीव्स है जो फर्स्ट नोड के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो लीव्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन लीव्स को हम नाम देते हैं सेपल्स, ठीक है बच्चा। तो याद रखना है फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के अंदर जो सबसे पहले नोड होगा या जो सबसे नीचे वाला नोड होगा, उस नोड की प्रॉपर्टी ये होती है कि उससे ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक लीव्स निकलते हैं। मतलब इन लीव्स का काम फोटोसिंथेसिस का होता है, और इन पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक लीव्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो फ्लावर में पाए जाते हैं इनको हम सेपल्स बोलते हैं। जैसे आप ऊपर आएंगे आपको सेकेंड नोड मिलेगा, और इस सेकेंड नोड से क्या निकलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एंड जरूरी कलरफुल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ये भी लीव्स ही होते हैं, देखिए मॉडिफाइड कलरफुल लीव्स होते हैं।
जिसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, तो जो भी आपने कलरफुल फ्लावर्स देखे हैं, तो मैक्सिमम कलरफुल फ्लावर्स के अंदर जो कलर होता है बेटा, व्हाइट, रेड, जो भी कलर आपने फ्लावर्स के देखे हैं, वो एक्चुअल में आप क्या देख रहे होते हैं बेटा, वो एक्चुअल में आप फ्लावर का एक लीफ देख रहे होते हैं, जिस लीफ को हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आया सेपल, फिर आया पेटल। ठीक है ना? अब सेपल एंड पेटल के बाद बेटा अगर आप ऊपर आएंगे आपको थर्ड नोड मिलेगा, और थर्ड नोड के अंदर बेटा स्पेशलाइज्ड लीफ डेवलप होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड लीफ बेटा कुछ ऐसे होते हैं, और इन स्पेशलाइज्ड लीव्स को बेटा जो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज हो गए, इनको हम नाम देते हैं बेटा स्टेमन्स। समझ आया ना? एंड फाइनली हम आते हैं सेंटर की तरफ बेटा। तो सेंटर में बेटा लास्ट पे जो लास्ट नोड होगा उससे निकलते हैं बेटा स्पेशलाइज्ड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स, और इन स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड लीव्स को उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। ठीक है ना? तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो आप याद रखो, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में पेडिसल होगा, पेडिसल के ऊपर सुबोल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम थैलमस बोलते हैं। पेडिसल का काम क्या होता है, वो न्यूट्रिशन को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू से, और फिर थैलमस को देता है। थैलमस फिर पूरे फ्लावर को क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है ना? थैलमस, मैंने आपको बोला फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, इसी वजह से थैलमस के ऊपर 4 नोड्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहले नोड के ऊपर होते हैं ग्रीन कलर लीफ जिनको हम सेपल्स बोलते हैं, फिर होते हैं कलरफुल लीव्स जिनको हम पेटल्स बोलते हैं, उसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल लीव्स होते हैं बेटे, जिसमें से पहला आएगा स्टेमन एंड सेकंड आएगा कार्पेल। समझ गए ना? चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये समझ लेना इस चीज को। देखो ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे हैं बेटा, मैंने आपको अभी बोला था ये डायग्राम कैसा है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है फ्लावर का, मतलब हमने फ्लावर को बेटा ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली काटा हुआ है। लेकिन अगर आप अभी देख रहे थे, अभी आप फ्लावर को बेटा ऐसे साइड से देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी फ्लावर को हाथ में पकड़ के बेटा ऊपर से ऐसे देख लूं, मतलब इसके सरफेस व्यू से देख लूं, तो सरफेस व्यू से मेरे को ये नोड जो दिखाई देगा बेटा, ये मेरे को ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाई देगा, बल्कि कैसे दिखाई देगा, कंप्लीट रिंग दिखाई देगा। तो मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे करूं कि हम अगर यहाँ पे बेटा सेपल का रिंग बाहर निकाल दें ऐसे, तो ये मैंने सेपल्स का रिंग बाहर निकाला, मैं देखना चाहता हूँ कि सेपल्स कैसे होते हैं बेटा रिंग के अंदर। तो हम एक सेपल की रिंग बना लेते हैं, तो ये सेपल का कंप्लीट रिंग है बेटा ऐसे, और इसके ऊपर बेटा ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये हमने बेटा कंप्लीट रिंग बना लिया, किसका, सेपल्स का। ध्यान से देख लीजिए, ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सब क्या है बेटा, ये सब सेपल्स, 7 8 बेटा, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, ये सब सेपल्स कहलाते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक सेपल नहीं है, बल्कि कंप्लीट रिंग ऑफ सेपल्स है बेटा। दिस कंप्लीट रिंग आर व्हर्ल ऑफ सेपल्स बेटा, this complete ring or whirl of sepals is known as, इस complete ring को जो है बेटा सेपल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो कैलेक्स क्या है बेटा, कैलेक्स एक रिंग है, या कैलेक्स एक व्हर्ल है बेटा, किसका, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का बेटा, जिन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम सेपल्स बोलते हैं। यानी सेपल जो है बेटा वो एक यूनिट है, किसका, एक रिंग का बेटा, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैलेक्स बोलते हैं। तो अगर आज के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए फ्लावर के अंदर सबसे पहली रिंग कौन सी होती है, फ्लावर के अंदर फर्स्ट वॉल कौन सा होता है, WHORL, फर्स्ट वॉल कौन सा होता है, याद रखना आज के बाद बेटा। फ्लावर के अंदर फर्स्ट वॉल क्या होता है, सेपल होता है। फ्लावर के अंदर फर्स्ट वॉल क्या होता है बेटा, कैलेक्स होता है, एंड कैलेक्स का यूनिट क्या होता है बेटा, कैलेक्स का यूनिट सेपल होता है। क्लियर है ना? चलिए अब सिमिलर अगर आप इधर भी देखें बेटा, तो ये पेटल्स हैं हमारे पास। तो अगर हम पेटल को बेटा थोड़ा मैग्नीफाई कर दें और देखिए कि पेटल की रिंग कैसे दिखेगी हमको, तो ये है बेटा पेटल्स का रिंग ऐसे,
पेटल्स का कंप्लीट रिंग हो गया। तो ये हर एक पेटल है बेटा, पेटल 1 2 3 4 5 6 7। तो रिंग ऑफ पेटल जो बॉल ऑफ पेटल जो होता है बेटा, बॉल और रिंग ऑफ पेटल जो होता है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं करोला, ठीक है ना। तो कैलेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कैलेक्स का मतलब रिंग ऑफ सेपल्स होता है। करोला का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग ऑफ पेटल्स होता है बेटा, समझ गए ना। यूनिट ऑफ करोला क्या है बेटा, यूनिट ऑफ करोला पेटल है। यूनिट ऑफ कैलेक्स क्या है बेटा, यूनिट ऑफ कैलेक्स सेपल है, समझ गए ना। चलिए ऐसा अगर बेटा स्टेमिन को भी देखेंगे, तो स्टेमिन को भी बेटा अगर हम ऐसे हाईलाइट करते हैं, तो ये स्टेमिन है बेटा ऐसे। तो स्टेमिन में आपको क्या दिखाई देगा, सरफेस में अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको बेटा ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स दिखाई देंगे। इस हर डॉट में बेटा, हर डॉट का मतलब क्या है, हर डॉट का मतलब बेटा एक स्टेमिन है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेमिन नहीं है बेटा, रिंग ऑफ स्टेमिन है। तो रिंग ऑफ स्टेमिन को हम क्या नाम देते हैं, इसको एंड्रोशियम नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंड्रोशियम। एंड फाइनली बेटा रिंग ऑफ कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, समझ गए ना। यानी इन केस ऑफ थैलमस, थैलमस के ऊपर जो 4 नोड्स प्रेजेंट थे या 4 नोड्स के रिंग्स प्रेजेंट थी, उनमें से सबसे पहली रिंग जो है बेटा वो कैलेक्स है, सेकंड करोला है, फिर उसके बाद एंड्रोशियम है और फिर उसके बाद गाइनोशियम है, समझ गए ना। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछे बताइए इन 4 रिंग्स में से वो कौन सी रिंग है जो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं होती, ठीक है ना। तो याद रख लेना बेटा, आउट ऑफ दीज 4 रिंग्स बेटा कैलेक्स एंड करोला रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं। डायरेक्टली मतलब ये हुआ बेटा कि इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से डायरेक्टली गेमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। कैलेक्स मदद करेगा रिप्रोडक्शन में, करोला मदद करेगा रिप्रोडक्शन में, लेकिन कैलेक्स एंड करोला गेमीट्स का फॉर्मेशन नहीं करा सकता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं करा सकते हैं। तो यही रीजन है बेटा, इन 2 वर्ल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक्सेसरी वर्ल्स बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा प्लीज बेटा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच आर द फॉलोइंग इज द सेकंड एक्सेसरी वर्ल ऑफ फ्लावर, याद रखना है सेकंड एक्सेसरी वर्ल कौन सा होता है, वो होता है बेटा करोला। फर्स्ट एक्सेसरी वर्ल कौन सा होता है, फर्स्ट एक्सेसरी वर्ल होता है बेटा कैलेक्स, समझ गए ना। अब अगर आप बेटा इसके ऊपर आएंगे, आपको यहाँ पे 2 और वर्ल्स दिखाई देते हैं, एक है बेटा एंड्रोशियम और एक है बेटा गाइनोशियम, ठीक है ना। एंड्रोशियम में अगर आप नाम स्टेमिन पे आगे देखेंगे बेटा, तो स्टेमिन में यहाँ पे लिखा है MEN, मतलब ये क्या है बेटा, और अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा है गाइनो, GYN, गाइनो रिलेटेड फीमेल जो होता है बेटा, दैट मींस ये क्या बेटा, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी प्लांट के अंदर बेटा फ्लावर्स में वो पार्ट जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम स्टेमिन नाम दे देंगे। रिंग ऑफ स्टेमिन को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। प्लांट्स के अंदर वो पार्ट बेटा जो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। एंड एक सिंगल गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कार्पल बोलते हैं, समझ गए ना। तो याद रखेंगे बेटा कि जो कैलेक्स एंड करोला होता है, दे आर नॉन एक्सेसरी वर्ल्स, दे डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गेमीट फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की बात करेंगे, ये वो वर्ल्स है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट किस पे करती है बेटा, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। यही रीजन है बेटा, इन 2 वर्ल्स को हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स भी बोलते हैं और एसेंशियल वर्ल्स भी बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे व्हिच आर द फॉलोइंग इज द 4th वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, तो 4th वर्ल्ड कौन सा है, गाइनोशियम है। सेंट्रल वर्ल्ड भी कौन सा है, गाइनोशियम ही है। एसेसरी वर्ल्ड कौन सा है, एसेसरी वर्ल्ड कौन सा है, कैलेक्स एंड करोला। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कौन सा है बेटा, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है जहां से पोलन ग्रेन निकलेगा, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है जहां पे पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, समझ गए ना। तो आई होप बेटा आपको ये थोड़ी बहुत आउटलाइन मॉर्फोलॉजी फ्लावर की समझ आ गई होगी कि पेडिसल क्या होता है, थैलमस क्या होता है, नोड्स क्यों पाए जाते हैं, कितने नोड्स होते हैं, नोड से किस किस प्रकार के लीव्स निकलते हैं, कलरफुल ग्रीन एंड रिप्रोडक्टिव लीव्स डेवलप होते हैं, और उसके बेसिस पे फिर फ्लावर के हम अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं, समझ गए ना बेटा। चलिए तो मैं इसको आउटलाइन कर रहा हूँ बेटा, हम थोड़ा आगे और देखेंगे। तो ये समझ आ गया आपको बेटा, आई होप, ठीक है ना। चलिए अभी हम और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसको।
अभी जो बोर्ड में फ्लावर बना हुआ बेटा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस फ्लावर के अंदर फ्लावर के सारे जो पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट है बेटा। इसमें पेडिसल भी है, इसमें कैलेक्स भी है, करोला भी है, एंड्रोशियम भी है एंड गाइनोशियम, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि एक फ्लावर के अंदर पेडिसल है कि नहीं है बेटा, इसके बेसिस पे हमारे पास फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा पेडिसलेट फ्लावर, एक होता है पेडिसलेट फ्लावर और एक होता है सेसाइल फ्लावर, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेडिसल फ्लावर्स के दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक होता है पेडिसलेट और एक होता है सेसाइल, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेसाइल का बता दूंगा, पेडिसलेट का आपको फिर खुद ही समझ आएगा। सेसाइल फ्लावर्स बेटा ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास पेडिसल जो होगा बेटा वो एब्सेंट होगा। सेसाइल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें पेडिसल क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब वो फ्लावर डायरेक्टली थैलमस से शुरू होगा, वहां पे पेडिसल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है, इस वजह से पेडिसल एब्सेंट होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर्स बेटा जिनमें पेडिसल्स एब्सेंट होंगे, ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, हम सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं। लेकिन अगर एक फ्लावर के अंदर जैसे हमारा जो भी फ्लावर बना हुआ बेटा इसके अंदर वाकई में बेटा एक पेडिसल प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर्स बेटा जिनमें पेडिसल प्रेजेंट होता है उनको हम पेडिसलेट बोलते हैं। वो फ्लावर्स बेटा जिनमें पेडिसल नहीं होता है उनको हम नॉन पेडिसलेट और सेसाइल फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, सेसाइल का मतलब क्या होता है एंड पेडिसलेट का मतलब क्या होता है, समझ गए। दूसरा जो है बेटा फ्लावर का टाइप जो बेटा वो डिपेंड करता है कि आपके फ्लावर के पास चारों वर्ल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे हमारे फ्लावर में चारों वर्ल्स प्रेजेंट है बेटा, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, कोरोला भी है एंड कैलेक्स भी है, तो कंप्लीट 4 रिंग्स प्रेजेंट है। ऐसा फ्लावर बेटा जिसमें सारी वर्ल्स प्रेजेंट होती है, सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। हम क्या बोलते हैं, हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। लेकिन अगर 4 में से एक रिंग एब्सेंट होगी, ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है, जिसमें कैलेक्स भी हो, करोला भी हो, एंड्रोशियम भी हो एंड गाइनोशियम भी। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 में से एटलीस्ट एक रिंग क्या एब्सेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और एक चीज आप देखिए बेटा, जैसे हमारी डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हैं बेटा एक फ्लावर बना हुआ, तो यहाँ पे मैं और एक फ्लावर बना देता हूँ। तो ये कैलेक्स है, ये करोला है और ये एंड्रोशियम। अपने यहाँ तो मैंने आपको बोला कि बेटा कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है एंड इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है, पेडिसलेट का मतलब क्या होता है एंड सेसाइल का मतलब क्या होता है। अभी हम आए हैं और एक टाइप की तरफ जिसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया, और वो टाइप क्या है बेटा, वो है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे आप हमारी डायग्राम की तरफ अगर इधर देखेंगे तो हमारे डायग्राम में इस फ्लावर के अंदर जैसे हम इनका अगर नाम लिखेंगे, ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है एंड ये फ्लावर सी है, ठीक है ना। अगर आप फ्लावर ए को ध्यान से देखेंगे तो हमारे फ्लावर ए में बेटा मेल पार्ट भी पाया जाता है एंड फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। मेल पार्ट मतलब एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है एंड गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। स्टैमेन भी प्रेजेंट है एंड कार्पल भी प्रेजेंट है। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है ना। लेकिन अगर किसी फ्लावर में बेटा मेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल एब्सेंट है, या फीमेल प्रेजेंट है एंड मेल पार्ट प्रेजेंट, मतलब आउट ऑफ 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और एक स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा, या शॉर्ट में अगर मैं बता दूं आउट ऑफ 2 रिप्रोडक्टिव वर्ल्स एक रिप्रोडक्टिव वर्ल प्रेजेंट होगी एंड दूसरी रिप्रोडक्टिव वर्ल एब्सेंट होगी, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेल प्रेजेंट है, फीमेल एब्सेंट है,
यहाँ पे फीमेल प्रेजेंट है, मेल एब्सेंट है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेमलेट एंड दूसरा होता है कार्पेलरी। ठीक है ना, ये इसको हम पिस्टलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेमलेट फ्लावर कैसे फ्लावर होते हैं? स्टेमलेट फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास स्टेमिन प्रेजेंट होता है, दैट मींस दे आर मेल फ्लावर्स। ठीक है, ये खाली पोलन बना सकते हैं। एंड कार्पेलरी या पिस्टलेट फ्लावर्स कैसे होते हैं? उनके अंदर ओनली फीमेल पार्ट होता है, या आप बोल सकते हैं उनके अंदर ओनली गाइनोशियम पाया जाता है। समझ गए ना? तो आपने याद रखा फ्लावर की आउटलाइन, बिकॉज हमको ज्यादा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़नी नहीं है, हमने ऑलरेडी 11 में पढ़ लिए, लेकिन फिर भी आपने याद रखा एक फ्लावर में प्राइमोडिया का मतलब क्या होता है, पेडिसल का मतलब क्या होता है, थैलमस का मतलब क्या होता है, रिंग किस चीज को बोला जाता है, यूनिट रिंग का क्या होता है, कैलिक्स का यूनिट क्या है, करोला का यूनिट क्या है, एंड्रोशियम का यूनिट क्या है एंड गाइनोशियम का यूनिट क्या है। इसके अलावा आपने याद रखा फर्स्ट रिंग कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है एंड फोर्थ कौन सी है। इसके अलावा आपने याद रखा फर्स्ट एक्सेसरी कौन सी है एंड फर्स्ट रिप्रोडक्टिव कौन सी है। बेटा समझ आया ना? एंड फाइनली आपने देखे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, हमने पेडिसिलेट देखा, सेसाइल देखा, कंप्लीट देखा, इनकम्प्लीट देखा, एंड इसके अलावा यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल देखे, और यूनिसेक्सुअल के दो टाइप्स देखे बेटा, स्टेमलेट एंड कार्पेलरी भी देखे। ठीक है, चलिए अब आउट ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स जो हमने यहाँ पे बोर्ड में बनाए हैं, हमें आज की क्लास में बेटा फोकस खाली किस पे करना है, मेल वाले स्ट्रक्चर पे करना है। मेल वाला स्ट्रक्चर मतलब खाली एंथर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में पर्टिकुलरली किसके बारे में पढ़ेंगे, एंथर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बेटा इस एंथर की वॉल को बाहर निकाल दूं, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, तो ये एक्चुअल में कैसे बेटा, ये एक्चुअल में ऐसे रिंग फॉर्म में इस तरीके से, तो ये रिंग के फॉर्म में होता है ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना? अब अगर मैं बेटा इसमें से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बाहर निकाल दूं, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये दिखने में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा। हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेमन बोलते हैं। समझ आया? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ेंगे कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आप इस स्टेमन के, मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट रिंग है, तो हम यहाँ पे बनाए, इस कंप्लीट रिंग की यूनिट्स को हम स्टेमन्स बोलते हैं। एक स्टेमन को हमने बाहर निकाला। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इसी स्टेमन को थोड़ा एनलार्ज करके बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल सके। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये आपको स्टेमन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है ना? अब ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं स्टेमन का, अब स्टेमन के इस स्ट्रक्चर में जो ये दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको एंथर लोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में जो आपको दो गोल आकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनको हम एंथर लोब्स बोलते हैं। तो एक एंथर के अंदर कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं बेटा। ठीक है ना? अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे बीच में बेटा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना? तो एंथर लोब जो दो होते हैं बेटा प्लस कनेक्टिव, इसको हम एक साथ एंथर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंथर का मतलब क्या होता है, एंथर का मतलब होता है टू लोब्स, जिनको हम एंथर लोब्स बोलते हैं, प्लस कनेक्टिव। क्लियर है ना? तो इसको हम एंथर बोलेंगे बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर को। तो अभी आपने याद रखा स्टेमन के ऊपर वाले साइड में दो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जिनको हम एंथर लोब्स बोलते हैं। इनके बीच में एक कनेक्ट स्ट्रक्चर होता है बेटा, सेपरेशन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से बेटा एक रेड कलर का स्ट्रक्चर आ रहा है, जो आगे किससे जुड़ेगा, जो आगे जाके बेटा कनेक्टिव से जुड़ता है। ठीक है ना?
अब ये डायग्राम जो है बेटा आपको अभी लग रहा है बेटा, ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है आपको लग रहा है कि रेड कलर जो है बेटा वो नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन रियलिटी में वो नीचे नहीं जुड़ा हुआ बेटा, वो पीछे से ऐसे आके बेटा किसके साथ जुड़ जाता है, कनेक्टिव के साथ जुड़ जाता है बेटा, ठीक है ना। तो इस रेड लाइट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको फिलामेंट बोलते हैं। यानी एक एंथर के अंदर बेटा क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, एक एंथर के अंदर आपको मिलेंगे 2 एंथर लोब्स, ठीक है ना, एक कनेक्टिव और एक क्या मिलेगा, फिलामेंट मिलेगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये तो आपको याद रखना बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एंथर जो होता है तो ये याद रखना है, एंथर के अंदर बेटा याद रख लीजिएगा कि एंथर के अंदर जो फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट मतलब बेटा जो एक्चुअल में क्या करेगा, जो एक्चुअल में सपोर्ट्स को बनाएगा, वो क्या होता है बेटा, वो एंथर होता है। एंड फिलामेंट क्या होता है बेटा, फिलामेंट इनफर्टाइल पार्ट, मतलब एंथर के अंदर वो हिस्सा जहाँ पे रियलिटी में स्पोर्स बनेंगे वो एंथरोलोब्स होते हैं, और जिसका काम बेटा स्पोर फॉर्मेशन का नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, या पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा बेटा, वो नीचे से न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल सप्लाई करेगा बेटा ऊपर वाले डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। उस पर्टिकुलर पार्ट में न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको फिलामेंट बोलते हैं, समझ गए ना। अब इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ बेटा, जो आपको याद रखने एग्जाम में भी पूछी गई है बेटा। एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करोगे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा ये जो एंथर का डेवलपमेंट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंथर का डेवलपमेंट होता है बेटा, इसको यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट बोलते हैं। यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब भी फ्लावर बनता है बेटा, उसके डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होगा बेटा, वो यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट होगा। यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, याद रख लीजिएगा। यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट बेटा ऐसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है जहां पे फ्लावर के एंथर को बनाया जाएगा बेटा बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यूसुपोरेंजिएट जो होता है बेटा, ठीक है ना, यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट याद रख लीजिएगा। यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट ऐसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है बेटा जहां पे एंथर का फॉर्मेशन जो होगा ना बेटा, वो ग्रुप ऑफ सेल से होगा, ग्रुप ऑफ सेल से होगा। तो अगर फ्लावर के अंदर बेटा एंथर का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, अभी देखेंगे बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स कहां से आ जाती है, लेकिन बस अभी डेफिनेशन में याद रख लीजिए। अगर एंथर का फॉर्मेशन बेटा एंजियोस्पर्म्स के अंदर ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, ऐसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर को या ऐसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ एंथर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया। दूसरा तरीका जो होता है बेटा वो होता है, हम उसको लेप्टोसुपोरेंजिएट। दूसरा होता है बेटा लेप्टोसुपोरेंजिएट, ठीक है, लेप्टोसुपोरेंजिएट। तब यूसुपोरेंजिएट का मतलब क्या था बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर और फ्लावर फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा, ठीक है ना। लेप्टोसुपोरेंजिएट का मतलब क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर फ्रॉम सिंगल सेल बेटा। जैसे ये याद रखना बेटा, ये कितने पाया जाती है, फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फॉर्म होती है बेटा, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बेटा, फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स के अंदर जब बेटा एंथर का फॉर्मेशन होगा तो या एंथर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, वो होता है सिंगल सेल से। तो अगर एंथर का फॉर्मेशन सिंगल सेल से हो रहा है उसको हम लेप्टोसुपोरेंजिएट बोलेंगे। अगर एंथर का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है उसको हम यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर कौन सा डेवलपमेंट होता है बेटा, यूसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। एंड फॉर्म्स के अंदर कौन सा डेवलपमेंट होता है बेटा, उनके अंदर लेप्टोसुपोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो प्लीज दोनों टर्म्स याद रख लेना, यूसुपोरेंजिएट का मतलब क्या है एंड लेप्टोसुपोरेंजिएट का मतलब क्या है, यूसुपोरेंजिएट कहाँ मिलता है एंड लेप्टोसुपोरेंजिएट कहाँ मिलता है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आपने समझ लिया बेटा यूसुपोरेंजिएट क्या होता है, लेप्टोसुपोरेंजिएट क्या होता है बेटा। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो एंथर लोब मैंने आपको बनाया इसको बेटा अभी डायसेक्ट करेंगे बेटा। अभी ये कंप्लीट लोब लाइक स्ट्रक्चर था, तो अब इमेजिन करो बेटा ये ऐसे बेटे गोल आकार का कंप्लीट लोब लाइक स्ट्रक्चर था। अब मैं इसको काटूंगा बेटा, डायसेक्ट करूंगा और इसका हम छोटा सा डायग्राम पहले समझाने के लिए बनाएंगे, डेफिनेशन को याद रखने के लिए, फिर हम मेन डायग्राम बना लेंगे बेटा। तो जब हम बेटा एंथर को डिफाइन करते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो एंथर जो होता है बेटा वो एक्चुअली दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे बीच में कनेक्टिव पाया जाता है, यहाँ पे बीच में कनेक्टिव, ठीक है ना। तो अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा। अगर मैं इसको बीच में ऐसे काट दूं तो इसके दो हिस्से हैं बेटा। तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया, ये राइट वाला हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट वाला, मतलब ये एक पार्ट है बेटा एंथर का एंड ये दूसरा पार्ट है एंथर का। यानी अगर मैं ओवरऑल बता दूं बेटा, ओवरऑल एंथर में कितने लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं बेटा। ये एक साइड वाला लोब हो गया एंड ये दूसरे साइड वाला लोब हो गया, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा कि एंथर जो होता है बेटा ये बाय लोबड स्ट्रक्चर होता है, बाय लोबड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब अगर आप इस लोब को ध्यान से देख पा रहे हैं, इस लोब में आपको बेटा 4 पार्ट्स दिखाई देंगे, बिकॉज थोड़ा डिप्रेशन बीच में हो गया तो 4 पार्ट्स बन गए। इन 4 पार्ट्स में क्या पाया जाता है बेटा, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा, ऐसे ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेटा, इन्हीं का काम क्या होता है, इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको सुपोरेंजिया बोलते हैं, माइक्रो सुपोरेंजिया बोलते हैं बेटा, ठीक है। और इनके अंदर सेल्स बनेंगे बेटा, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे बेटा, या बाद में वही पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो इनके अंदर सेल्स होंगे बेटा जिनको हम पोलन मदर सेल्स बोलते हैं, पोलन मदर सेल्स बोलते हैं। और वो पोलन मदर सेल्स फिर आगे जाके क्या बनाती है बेटा, मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, या बाद में बेटा पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन भी यही सेल्स करेंगे। समझ आया ना। लेकिन मेरे को यहाँ पे बताना है बेटा कि आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया मिल गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल गए। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा बाइलोबल एंड टेट्रा सुपोरेंजिएट स्ट्रक्चर बेटा। यानी अगर आपको आज के बाद बेटा कभी भी कोई बंदा बोले कि एंथर को डिफाइन करो, तो एंथर को डिफाइन करने के लिए बेटा रटने की जरूरत नहीं है आपको, बायोलॉजी रटने वाला चैप्टर नहीं है बेटा, मैंने आपको बहुत बार बताई है। तो आपको बेटा डायग्राम दिमाग में रखना है और याद रखना है बेटा, एंथर जो होता है, एंथर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं बेटा एंथर एक बाइलोबड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसके अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं, जिन 2 लोब्स में 4 सुपोरेंजिया पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रासुपोरेंजिएट स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो प्लीज याद रखना बेटा, एंथर का डेफिनेशन क्या है, एंथर इज अ बाइलोबड टेट्रासुपोरेंजिएट स्ट्रक्चर। बाइलोबड जो होता है बेटा, बाइलोबड को हम बेटा डाइथिकस भी बोलते हैं। तो डाइथिकस का मतलब ही बाइलोबड होता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखना है एंथर जो होता है, एंथर इज अ बाइलोबड टेट्रासुपोरेंजिएट स्ट्रक्चर। एंथर पार्ट स्टेमिन का होता है, एक स्टेमिन के अंदर 2 एंथर लोब्स पाए जाते हैं, एक कनेक्टिव पाया जाता है और एक फिलामेंट पाया जाता है। फर्टाइल पार्ट एंथर लोब्स होते हैं और न्यूट्रिटिव पार्ट है, इनफर्टाइल पार्ट कौन सा होता है, फिलामेंट होता है। क्लियर है ना। जब हमने एंथर लोब्स को ओपन किया, हमने देखा उनके पास बेटा 4 सुपोरेंजिया है, जिन 4 सुपोरेंजिया की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रासुपोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोलेंगे बेटा, तो ओवरऑल एंथर जो होता है बेटा, इट्स अ बाइलोबड टेट्रासुपोरेंजिएट स्ट्रक्चर बेटा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ बेटा, लेकिन मैं आपको पूरा समझा दूंगा और आपको इंशाल्लाह वो क्लास में ही याद हो जाएगा अभी बेटा। वो है फॉर्मेशन ऑफ एंथर। और एग्जाम में बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन तय होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे अभी बेटा फॉर्मेशन ऑफ एंथर, एंथर कैसे बनता है, ठीक है। अभी हम पूरा स्टेमिन नहीं पढ़ेंगे बेटा, खाली एंथर लोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंथर लोब्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम एंथर के अंदर देखेंगे कि एंथर के वॉल्स में से कौन कौन सी लेयर्स होती है और किस लेयर का क्या काम होता है, ठीक है। देखो बेटा एकदम सिंपल है, बस डायग्राम समझ लीजिएगा और ये प्लीज बना के लेना जरूर। होता क्या है बेटा, मैंने आपको शुरुआत में बोला हुआ है कि होता यह है बेटा कि जब भी प्लांट को वेजिटेटिव फेज से निकलना होता है और रिप्रोडक्टिव फेज में आना होता है, तो
प्लांट बेटा वेजिटेटिव से निकलते समय और रिप्रोडक्टिव में आते समय बेटा क्या करता है, एक बड का फॉर्मेशन करता है, जिस बड को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडिया बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा फ्लोरल प्राइमोडिया, प्राइमोडिया का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइडिंग सेल्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी इस बड के अंदर क्या होंगी बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी, डिवाइडिंग सेल्स होगी, जो आगे जाके क्या करेंगी बेटा, आगे जाके फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा फ्लावर का फॉर्मेशन करती है, तो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से बेटा कुछ सेल्स जो होती है वो ऐसे गिर जाती है बेटा, एक लेयर ऑफ सेल्स ऐसे बना लेता है बेटा इसको, ठीक है। ये लेयर ऑफ सेल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, आप समझ सकते हैं बेटा, ये फ्लोरल प्राइमोडिया जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर बेटा एक लेयर ऑफ सेल बाहर से पाया जाता है, और इस लेयर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है ना। और इस एपिडर्मिस के अंदर क्या है बेटा, इस एपिडर्मिस के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है, और वो कौन से सेल्स बेटा, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो मैं इसे क्रॉस में दिखा रहा हूँ बेटा, तो इसके अंदर बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स है, कौन से सेल्स है बेटा, ये सब के सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ऐसे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एंथर, एंथर कैसे बनेगा। मैंने आपको बोला बेटा एंथर की फॉर्मेशन शुरू होती है बेटा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से, उस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर एक बाहर लेयर ऑफ सेल्स है, जिस लेयर ऑफ सेल को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और एपिडर्मिस के अंदर क्या है बेटा, जो हमें ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, एपिडर्मिस के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है या डिवाइडिंग सेल्स होती है, समझ आया। अब क्योंकि आपको पता है बेटा सेल्स मेरिस्टेमेटिक है, दैट मींस वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहेगी, उनका नंबर बढ़ेगा, तो जैसे ही इन सेल्स का नंबर बढ़ने लगता है बेटा इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, जैसे ही इनका नंबर बढ़ने लगता है बेटा इन प्लांट्स, और नंबर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बेटा, माइटोसिस करेंगे बेटा, तो ये क्या करती है, सर्कुलर शेप को पीछे छोड़ देती है, और इनका शेप बेटा ऐसे रेक्टेंगुलर बन जाता है बेटा, ऐसे ये ऐसे बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऐसे सेल्स होंगी, ये बेटा ऐसे दोबारा से वही सेल है, एपिडर्मिस सेल है, जो बाहर पाई जा रही थी, ऐसे बेटा एपिडर्मिस सेल है, ठीक है ना। और अंदर किनका नंबर इंक्रीज हो गया, अंदर नंबर इंक्रीज हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल, समझ गए ना। तो कुछ नहीं हुआ बेटा, सर्कुलर शेप में बेटा वो रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हुआ, एंड नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, जब ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है, ठीक है ना, इस रेक्टेंगुलर शेप में बनने के टाइम में बेटा जो इस रेक्टेंगुलर शेप के कॉर्नर्स है, ये इसका एक कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर है, तीसरा चौथा कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स के ऊपर बेटा कुछ सेल्स मॉडिफाई होती है और वो डिफरेंशिएट करती है बेटा, मतलब ये सेल्स अभी तक मेरिस्टेमेटिक थी, लेकिन अब ये सेल्स मॉडिफाई होगी बेटा, ये डिफरेंशिएट होगी, मतलब ये नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गई बेटा। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया है कॉर्नर्स पे बनता है ऐसे, जिसमें आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ बेटा। तो कॉर्नर्स के ऊपर बेटा कुछ सेल्स मॉडिफाई हो गई, और ये मॉडिफाइड सेल्स जो है बेटा ये डिफरेंशिएट हो गई, और इन मॉडिफाइड डिफरेंशिएटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको आर की सुपोरियर सेल्स बोलते हैं, समझ आया। तो ब्लैक कलर में बना हुआ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर बेटा आर के सुपोरियल सेल्स, और आर के सुपोरियल सेल्स के बाहर कौन से सेल्स है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे आपने याद रखा, सर्कुलर स्ट्रक्चर बेटा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बेटा कॉर्नर्स के ऊपर खाली कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होगी, मॉडिफाई होंगे, और वो क्या बन गए बेटा, वो आर के सुपोरियल सेल्स बन गए बेटा, समझ गए ना। अब आर के सुपोरियल सेल्स बनने के बाद बेटा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, दोबारा से बेटा माइटोसिस होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा बेटा, तो ये बन गया बेटा स्ट्रक्चर कुछ
ठीक है ना। अब इसके अंदर बेटा है, थोड़ा कर देता हूं, इसके अंदर है बेटा यहाँ पे शाबाश कॉर्नर में कौन सी सेल्स है, आर की सुपोरियल सेल्स बेटा। तो ये ऐसे आर की सुपोरियल सेल्स बना देते हैं कॉर्नर पे हम ऐसे। ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। अब जैसे ही बेटा हमने साइज को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं हल्का सा साइज को इंक्रीज कर देगा, तो इंक्रीज इन साइज के बाद बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे जो बेटा आपकी सेल्स की सेंटर में, ठीक है, इधर यहाँ पे जो सेल्स सेंटर में थी बेटा, अब वो थोड़ी बहुत कम होने लगेगी, ठीक है ना। ये जो सेंटर वाली सेल है बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल थी, डेंसिटी सेल ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे बेटा डेंसिटी सेल थोड़ा बहुत कम होने लगेगा, तो मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने लगा, बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है बेटा कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलेगा, वो ये होगा बेटा कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऐसे हम बना देते हैं बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, एपिडर्मिस तो अपनी जगह ही रहेगा, एपिडर्मिस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एपिडर्मिस बन गया बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन चेंज कहाँ पे आया बेटा, चेंज इन आर की सुपोरियल सेल्स के अंदर आया, ठीक है ना। इन आर की सुपोरियल सेल्स को होता क्या है बेटा, ये डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होने के बाद ये दो लेयर ऑफ सेल्स में डेवलप हो जाती है बेटा। ये ऐसे हम पहले ग्रीन में एक लेयर बनाते हैं, यहाँ पे दो लेयर ऑफ नई सेल्स बनेंगी बेटा, ये एक लेयर हमने ग्रीन में बना लिया और एक हम रेड में बना दिया बेटा। तो ये जो दो लेयर्स में बना रहा हूं बेटा, ये कहां से बनी, ये सुपोरोजीनियस सेल से बनी बेटा, मतलब सुपोरोजीनियस सेल डिफरेंशिएट होगी और वो दो सेल्स में कन्वर्ट होगी बेटा, जो मैंने आपको इसमें बना दिया, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, इन दो लेयर्स में से बेटा जो बाहर वाली लेयर है, जो हमने ग्रीन में बनाई है, इसे हम नाम देते हैं बेटा पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड ये जो नीचे वाली सेल जो हमने रेड बनाई बेटा, इसको सुपोरोजीनियस लेयर बोलते हैं, सुपोरोजीनियस सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इन केस ऑफ ड्यूरिंग एंथर डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में पहले बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी और फिर वो आहिस्ता कम हो गई और उसके कॉर्नर पे चार कॉर्नर्स पे बेटा चार प्रकार की स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स डेवलप हुआ, जिन सेल्स को हमने क्या बोला बेटा, जिनको हम आर की सुपोरियल सेल्स बोला। आर की सुपोरियल सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट हो गई दो लेयर ऑफ सेल्स में, बाहर वाला लेयर एंड अंदर वाला लेयर। बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, सेल्स को पैराइटल सेल्स बोलेंगे, और अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं बेटा सुपोरोजीनियस लेयर, सेल्स को सुपोरोजीनियस सेल्स बोलेंगे बेटा। समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना बेटा। अब होता क्या, होता ये है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तो बेटा सारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स खत्म हो गया, ये जगह खाली हो गई बेटा। जैसे ही ये जगह खाली हो जाती है बेटा, इस जगह को भरने के लिए बेटा, इसको फिलअप करने के लिए जो आपकी पैराइटल सेल्स है बेटा, वो कंटिन्यूअसली क्या करना करती है, डिवाइड करना शुरू करती है बेटा। तो मतलब यहाँ पे पैराइटल सेल्स में डिविजन हो रहे हैं बेटा, तो मैं डॉट में दिखा देता हूँ बेटा, ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे पैराइटल सेल्स, अब ये जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ ना, ये ग्रीन वाली सेल्स अब बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं है, ये अब क्या बेटा, ये सारी पैराइटल सेल्स है। मतलब पैराइटल सेल्स ने बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया, और पैराइटल सेल ने इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया बेटा कि जो खाली जगह रह गई थी बेटा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, वो पूरी जगह क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है बेटा। किन से, इन पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल से बेटा, जिनको हम पैराइटल सेल्स बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से आप देखोगे बेटा, जैसे ही पैराइटल सेल्स बेटा
पूरे एरिया में डिवाइड करेगी। ये पैरेंटल सेल्स ने बेटा बीच में किसको छुपा दिया, 4 जगह पे बेटा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बेटा किनको छुपा दिया बेटा, सुपोरोजीनियस सेल्स को छुपा दिया बेटा। यही वो 4 जगह है बेटा जो आगे जाके किस में डेवलप हो जाती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला बेटा बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये समझने का सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली रट लेते बेटा कि 4 सुपोरेंजिया है, डैश डैश डैश, सुपोरेंजिया कहाँ से आया, पैरेंटल सेल क्या है, सुपोरोजीनियस सेल क्या, वो पता ही नहीं होता। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। अब आपको बेटा एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझ आया कि एक एंथर के अंदर 4 लोब्स क्यों होते हैं। तो 4 सुपोरेंजिया बेटा इस वजह से होते हैं बिकॉज 4 कॉर्नर्स पर बेटा आर्की सुपोरियर सेल डेवलप हुआ था, 4 कॉर्नर पर बेटा आर्की सुपोरियर एंड पैरेंटल सेल डेवलप हुआ था। पैरेंटल ने बेटा अपने आप को बेटा डिवाइड करके पूरे एरिया को कवर कर दिया एंड साथ में किसको कवर कर दिया बेटा, साथ में सुपोरोजीनियस सेल्स को भी कवर कर दिया। और यही सुपोरोजीनियस सेल्स फिर आगे जाके क्या करती है बेटा, यही सुपोरोजीनियस सेल्स आगे जाके फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरिया, पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाती है। समझ गए ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इसी स्टेप वैसे इसमें एक दो और स्टेप्स है बेटा, लेकिन अब मैं बेटा इसी स्ट्रक्चर को फाइनल डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा और फिर हम फाइनल डायग्राम में देखेंगे बेटा कि फ्लावर में एक्चुअल में कौन कौन से, फ्लावर के एंथर में एक्चुअल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और वो पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा। तो उसी डायग्राम को यहाँ पे बना लेंगे, कर देता हूँ और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनको आप खुद आंसर करेंगे बेटा। तो ये हम बेटा फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं एंथर का। फाइनली एंथर कैसे दिखेगा, डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं ताकि आपको भी बेटा समझ आए कि डायग्राम में एक्चुअली क्या है। ठीक है ना, डायग्रामेटिक हैंड मेरा ज्यादा अच्छा है नहीं, बस आप समझ लीजिए बेटा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ये बेटा हमारा सबसे बाहर वाला लेयर है सेल्स का। तो ये आपके एंथर की बेटा सबसे बाहर वाली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है और इस लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। समझ आया ना। तो एंथर को हमने बेटा यहाँ से शुरू किया और बेटा सर्कल से शुरू किया था और फिर हम फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारे एंथर का होता बेटा वो ये वाला होता। ठीक है ना। अब एंथर की बेटा जो लेयर यहाँ से शुरू हुई थी एपिडर्मिस, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और वो फाइनल लेयर कहाँ पे होती है बेटा, वो फाइनल लेयर एक एंथर के अंदर भी पाई जाती है। यानी एंथर के अंदर बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंथर के अंदर वो लेयर बताइए बेटा जो थ्रू डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है बेटा, वो एपिडर्मिस होती है। एंथर के अंदर बताइए बेटा पैराइटल ये सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखना बिलो द एपिडर्मिस पाई जाती है बेटा। कौन सी लेयर है बेटा जो थ्रू डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, कौन सी है बेटा, एपिडर्मिस है बेटा। समझ गया ना। तो ये हमने बेटा किनको बना लिया, ये हमने एपिडर्मल सेल्स को बना लिया। समझ गए।
अब एपिडर्मल सेल्स के अंदर बेटा और एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम अंदर से बनाएंगे बेटा ऐसे, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो ये सेल। तो ब्लू कलर में बेटा ये सेल बना रहा हूँ। तो ये सेकेंड लेयर हो गया बेटा जो मैं अभी बना रहा हूँ। तो पहली लेयर को हमने एपिडर्मिस बोला, अभी सेकेंड लेयर है बेटा जो अंदर से पाई जा रही है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है बेटा, आगे पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सेकेंड लेयर हो गया बेटा जो मैंने ब्लू कलर में बना लिया, ठीक है। ये सेकेंड लेयर की सेल्स है बेटा ऐसे। चलिए तो ये सेकेंड लेयर हो गया। इस सेकेंड लेयर को हम नाम देते हैं बेटा एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने याद रखा कि एक एंथर के अंदर एक आउटर लेयर होती है बेटा, जिस आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड एपिडर्मिस के नीचे बेटा और एक लेयर होती है जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम बोलते हैं। अब अगर आपको बेटा डायग्राम दिखाई दे रहा है तो मैंने एंडोथीशियल सेल्स को बेटा थ्रू आउट एंथर बना लिया बेटा। पूरे एंथर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, एंडोथीशियल सेल्स दिखाई दे रही है। लेकिन दो जगह ऐसी है बेटा जहां पे एंडोथीशियल की लेयर क्या है बेटा, जहां पे एंडोथीशियल की लेयर एब्सेंट है, ठीक है। पूरे एंथर के अंदर एंडोथीशियल प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा तो इस जगह पे एंडोथीशियल की लेयर एब्सेंट है। ध्यान से देख लीजिए बेटा, यहाँ पे एंडोथीशियल की लेयर एब्सेंट है और यहाँ पे भी एंडोथीशियल की लेयर एब्सेंट है बेटा, ठीक है ना। तो एंथर के अंदर वो जगह बेटा जहाँ पे एंडोथीशियल की लेयर एब्सेंट होती है, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्टोमियम बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको स्टोमियम बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। तो दो लेयर्स कंप्लीट होगी बेटा, ठीक है। अब फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब सेंटर वाली लेयर पे आते पहले, जो सबसे अंदर वाली लेयर है बेटा, तो ये वो लेयर है बेटा जो सबसे अंदर पाई जाती है। ये रेड में जो बना रहा हूँ बेटा, ये सेल्स का बना हुआ लेयर है बेटा, मैं खाली इसको सर्कल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सबसे अंदर वाली लेयर है बेटा, इस लेयर को हम नाम देते हैं टैपेटम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टैपेटम बोलते हैं, समझ गए ना। यानी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता बताइए माइक्रोसुपरएंजिया के मेम्ब्रेन को या माइक्रोसुपरएंजिया की दीवार को या वॉल लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम टैपेटम बोलते हैं। और इस टैपेटम के अंदर क्या होंगे बेटा, यहाँ पे स्पेशल सेल्स होंगी बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पीएमसी सेल्स बोलते हैं। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल्स होती है बेटा, जो फिर आगे जाके क्या करते हैं बेटा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कराती है, समझ गए ना। अब ये जो बीच वाली जगह मैंने खाली छोड़ दी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेटा मल्टीपल सेल्स, मैं सारी सेल लेयर्स को बना नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको याद रखना बेटा यहाँ पे मल्टीपल सेल लेयर्स मिलती है बेटा। आपने देखा एपिडर्मिस एक लेयर था, एंडोथीशियम एक लेयर था, टैपेटम एक लेयर था, लेकिन जो मैं अभी ग्रीन में बना रहा हूँ बेटा ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। और इस मल्टी लेयर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको मिडल लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, इनको मिडल लेयर्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको मिडल लेयर्स बोलते हैं, समझ गए ना। एंड यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको आगे बताइए, यहाँ पे होगा एक कनेक्टिव बेटा, यहाँ पे कनेक्टिव। ओवरऑल क्या बन गया बेटा, बाइलोबल टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बन गया। अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। तो मैंने आपको बोला बेटा कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, सबसे पहले एक प्राइमोर्डिया डेवलप होता है। प्राइमोर्डिया में बेटा कुछ सेल्स जो एंथर के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है बेटा वो जमा हो जाती है, और जैसे वो जमा हो जाती है बेटा तो उनके बाद एक सर्कुलर पैटर्न पे बेटा कुछ सेल्स
सराउंड करती है उसको, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिन सेल्स को हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद बेटा ये अपने शेप को चेंज करेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। रेक्टेंगुलर में बेटा सबसे पहली जो सेल डिफरेंशिएट करने वाली होती है उसको हम आर्की सुपोरियल सेल बोलते हैं। आर्की सुपोरियल से बेटा डिफरेंशिएट करके बेटा दो लेयर्स बनती है, बाहर वाली को पैराइटल बोलते हैं एंड अंदर वाली को बेटा सुपोरोजिनियस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि जैसे पैराइटल लेयर बनी, जैसे सुपोरोजिनियस लेयर बनी बेटा, तो पैराइटल लेयर ने क्या किया बेटा, उसने अंदर जो खाली जगह रह गई थी उस पूरी जगह को बेटा फिल कर दिया बाय कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग थ्रू माइटोसिस बेटा, क्लियर है ना। फिर फाइनली बेटा ये स्ट्रक्चर ट्रांसफर हो जाएगा कंप्लीट एंड एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर बेटा, और जो एंथर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया बेटा जो है बाइलोब्ड टेट्रासुपोरेंजियल स्ट्रक्चर बेटा। अब इस बाइलोब्ड टेट्रासुपोरेंजियल स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल प्रोटेक्टिव लेयर्स पाई जाती है, जिसमें सबसे बाहर है एपिडर्मिस, उसके बाद है बेटा एंडोथीशियम, उसके बाद है मिडल लेयर्स एंड सबसे अंदर क्या पाया जाता है, टैपेटम पाया जाता है, समझ गए ना। अब अगर इस पूरी सीक्वेंस को आप देख रहे हैं बेटा, तो इस पूरी सीक्वेंस में एक चीज आपको क्लियरली समझ आ गया बेटा, वो ये है कि एक ऐसी लेयर है बेटा जो थ्रू आउट डेवलपमेंट पाई जाती है बेटा, वो कौन सी है, वो एपिडर्मिस है बेटा, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस यहाँ पे भी था, एपिडर्मिस यहाँ पे भी था, इधर भी है, इधर भी है एंड इधर भी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा, बताइए एंथर के अंदर को कौन सी लेयर है जो थ्रू आउट डेवलपमेंट पाई जाती है, स्टार्टिंग से पाई जाती है, वो एपिडर्मिस होती है। अब बची कौन सी लेयर है बेटा, बची एंडोथीशियम बच गया, टैपेटम बच गया एंड मिडल लेयर्स बच गए, ठीक है ना। याद रख लेना बेटा ये तीन लेयर्स जो होती है, ये तीन लेयर्स बनती है फ्रॉम पैराइटल सेल्स बेटा। एपिडर्मिस तो पहले से ही प्रेजेंट था, अब तीन लेयर जो नई आ गई ना बेटा, ये तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है बेटा, ये पैराइटल सेल से होता है। किन पैराइटल सेल से, जिन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर दिया था बेटा, कवर अप कर दिया था, भर दिया था बेटा इस एरिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का बेटा कि किससे बनता है बेटा ये तीनों लेयर्स, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पैराइटल सेल्स बेटा, ये पैराइटल सेल के माइटोसिस की वजह से बनता है, समझ गए ना। चलिए अब अगर एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, अरेंज द लेयर्स ऑफ एंथर वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बेटा। अगर आपको बेटा एंथर वॉल की लेयर्स को बोला जाता है अरेंज कर लो बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, फिर टैपेटम। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ट्रिक खेलता है बेटा, वो अंदर से बाहर का बोलेगा। अंदर में सबसे पहले क्या आएगा, टैपेटम, फिर मिडल लेयर्स, फिर उसके बाद बेटा एंडोथीशियम एंड फाइनली क्या आएगा बेटा, एपिडर्मिस आएगा, समझ गए ना। और एक चीज याद रखना बेटा, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमने एंडोथीशियम जो है वो एब्सेंट क्यों रख दिया, जिन पॉइंट्स को हमने स्टोमियम बोला, स्टोमियम के अंदर बेटा हमने एंडोथीशियम को एब्सेंट क्यों रख दिया। एंडोथीशियम को बेटा हमने इसलिए एब्सेंट रखा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं एक एंडोथीशियम की सेल को बाहर निकाल दूं, मान लो फॉर बेटा मैं एक सिंगल एंडोथीशियम की सेल बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। इस सिंगल एंडोथीशियम सेल में क्या होता है बेटा, इसके सेल वॉल में एक स्पेशल लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है ना, एक स्पेशल लेयर को डिपॉजिट, और ये बनता है बेटा अल्फा सेलुलोज से बेटा, समझा है ना। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कैलोस बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये स्ट्रेचेबल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये स्ट्रेचेबल कार्बोहाइड्रेट होता है, स्ट्रेचेबल। वाटर को ऐड कर दोगे ना, जैसे ही टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो एंडोथीशियम की लेयर जो है ना बेटा, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो खिंच जाएगी बेटा, ठीक है ना, वो एक्सटेंड हो जाएगी बेटा। लेकिन जैसे वाटर कम होने लगेगा बेटा, तो ये एंडोथीशियम, जैसे एंडोथीशियम मानो ऐसे बेटा, जब वाटर अंदर आता रहेगा बेटा, तो एंडोथीशियम ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है बेटा, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर वाटर निकलने लग गया बेटा, तो ये क्या करेगा बेटा, ऐसे बेंड करेगा। तो जब ऐसे बेंड करेगा ना बेटा, इमेजिन कर लो बेटा, एंड जब पूरे पोलन ग्रेन्स बन गए, आप पोलन ग्रेन को बेटा इस स्ट्रक्चर से बाहर आना है, तो वो बाहर कैसे आएंगे बेटा, ये पूरा लेयर एंडोथीशियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज जैसे पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के बनने के बाद बेटा फिलामेंट जो है बेटा, फिलामेंट ऊपर वाटर सेंड करना रोक देता है। जैसे फिलामेंट ने वाटर रोक लिया बेटा, कहाँ पे जाने से बेटा, अपर पार्ट ऑफ फ्लावर में पानी जाने से, तो ऊपर पानी की कमी होने लगेगी। जैसे पानी की कमी होगा बेटा, तो ये जो कैलोस की वॉल लेयर है बेटा, स्ट्रेट ये बेंड हो जाएगी। जैसे बेंड हो जाएगी, इमेजिन करो बेटा, ये पूरा लेयर बेंड हो रहा है और ये पूरा लेयर भी बेंड हो रहा है। तो इनके बेंड होने की वजह से यहाँ पे तो एंडोथीशियम है ही नहीं बेटा, यहाँ पे तो कोई चीज बेंड नहीं होगा, स्टोमियम पे कोई चीज बेंड नहीं होगा। तो जब स्टोमियम पे कोई भी चीज बेंड नहीं होगा, लेकिन साइड वाली चीजें खिंच रही है बेटा, साइड वाली चीजें बेंड हो रही है, तो स्टोमियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे स्टोमियम ब्रेक हो जाएगा बेटा, तो अंदर से क्या निकलेंगे,
अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे। ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमियम होता है बेटा, समझ गए ना। चलिए तो ये भी आपने याद रखना, आउटर लेयर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीलियम है, फिर मिडल लेयर है, फिर टैपेटम है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट याद रखना आपको बेटा कि टैपेटम जो होता है, ठीक है, टैपेटम के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बेटा कि टैपेटम जो होता है, टैपेटम की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं इसको बेटा कहीं पे। टैपेटम की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे पहला फंक्शन जो होता है बेटा टैपेटम का, इट प्रोवाइड्स बाउंड्री टू माइक्रोस्पोरेंजिया। टैपेटम जो होता है बेटा ये क्या करता है, जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा, ये इसकी बाउंड्री बनाता है बेटा, ये इसका पहला फंक्शन है बेटा, ठीक है। सेकंड फंक्शन इसका ये है बेटा, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। टैपेटम की मैं बात कर रहा हूं बेटा, टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। मतलब जो माइक्रोस्पोर बन रहे होते हैं बेटा उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, उनको टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा, समझ गए ना। इसके अलावा याद रख लेना बेटा, टैपेटम जो होता है बेटा, ठीक है, टैपेटम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि टैपेटम के अंदर बेटा, ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि टैपेटम के अंदर बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, या आप बोल सकते हो बेटा एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है बेटा। और उस सेल ऑर्गेनेल एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको बेटा यूबिश बॉडीज बोलते हैं, UBISH। क्या बोलते हैं बेटा, इसको यूबिश बॉडीज बोलते हैं। टैपेटम की बहुत सारी फंक्शंस है बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये वो लेयर है बेटा जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद पोलन ग्रेन्स होता है बेटा। ये एपिडर्मिस डिप्लॉयड हैप्लॉयड होता है बेटा, ये डिप्लॉयड होता है बेटा, मतलब जो वॉल लेयर्स बाहर वाली है। लेकिन टैपेटम जो होता है ये पॉलीपोलॉइड लेयर होती है बेटा, मतलब इसके अंदर बेटा पोलॉइडी लेवल ज्यादा होती है बाकी वॉल लेयर से जो हमने अभी पढ़ी हुई है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इसका और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि ये एक सेल ऑर्गेनेली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस सेल ऑर्गेनेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसको यूबिश बॉडीज बोलते हैं। यूबिश बॉडीज इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, यूबिश बॉडीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यही वो स्ट्रक्चर्स है बेटा जो बायोलॉजिकल, मतलब पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे रेजिस्टेंट केमिकल को बनाते हैं, जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, जिसको सुपोरोपोलिन बोलते हैं। सुपोरोपोलिन बोलते हैं, यानी टैपेटम लेयर क्या रिलीज करती है बेटा, वो रिलीज करते हैं सुपोरोपोलिन। कैसे रिलीज करती है बेटा, ये रिलीज करती है थ्रू यूबिश बॉडीज। तो यूबिश बॉडीज क्या करेंगे बेटा, ये सुपोरोपोलिन को बना लेंगी एंड बनाने के बाद बेटा कहाँ पे डिपॉजिट करती है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर डिपॉजिट करती है। पोलन ग्रेन्स के ऊपर बेटा एक प्रोडक्टिव वॉल लेयर पाई जाती है बेटा, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। एंड एक्साइन जो होता है बेटा वो पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है बेटा। और उसको रेजिस्टेंट किसने बनाया बेटा, उसको रेजिस्टेंट बनाया एक स्पेशल स्ट्रक्चर ने, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपोरोपोलिन बोलते हैं। और वो सुपोरोपोलिन कहाँ से आया बेटा, वो सुपोरोपोलिन आया फ्रॉम टैपेटम, समझ गए ना। तो याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेटा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को डायरेक्टली कवर करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया को, यूबिश बॉडीज को बनाता है एंड सुपोरोपोलिन को भी सिक्रीट करता है बेटा, समझ आया ना। तो सुपोरोपोलिन सिक्रीट हो गया बेटा इसके थ्रू। इसके अलावा अच्छा सुपोरोपोलिन कहाँ पाया जाता है बेटा, वो एक्साइन के ऊपर पाया जाता है। एक्साइन जो होता है बेटा वो पोलन ग्रेन की सबसे, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, तब याद रखना एक्साइन पोलन ग्रेन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये टफेस्ट लेयर क्यों होती है बेटा, बिकॉज ये किससे बनती है बेटा, ये सुपोरोपोलिन से बनती है बेटा, समझ गए ना। इसके अलावा याद रखना बेटा टैपेटम, इधर में लिख देता हूं बेटा। इसके अलावा याद रखना बेटा कि टैपेटम के थ्रू बेटा और एक स्ट्रक्चर रिलीज होता है जिसको पोलन किट बोलते हैं, ठीक है, पोलन किट बोलते हैं। अब पोलन किट क्या होता है बेटा, पोलन किट जो होता है ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, ये गोल्डन कलर्ड केमिकल होता है बेटा,
जिस गोल्डन कलर्ड केमिकल को बेटा सिक्रीट किया जाता है किन के अंदर बेटा, एंथेमोफिलस फ्लावर्स के अंदर बेटा, ठीक है ना। ऐसे फ्लावर्स बेटा जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट की वजह से होगा, ऐसे फ्लावर्स के अंदर बेटा पोलन किट का फॉर्मेशन होता है। एंड पोलन किट क्या होता है बेटा, ये गोल्डन कलर्ड, ठीक है ना, एक केमिकल होता है बेटा जो अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है किनको, एंथेमोफिलस फ्लावर्स को एंड इंसेक्ट्स को बेटा, इन केस ऑफ एंथेमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है ना। याद रखना पोलन किट जो बेटा ये गोल्डन येलोइश केमिकल होता है जो कहां से निकलेगा बेटा, जो टैपेटम से ही निकलेगा बेटा, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है बेटा, ये पॉलिनेशन में यूज किया जाता है एंड अट्रैक्ट करता है बेटा किनको, इंसेक्ट्स को, समझ गए। और एक याद रखना बेटा ये टैपेटम जो होता है, मैंने जैसे भी बोला बेटा ये पॉलीप्लाइड होता है। पॉलीप्लाइड मतलब बेटा ये 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है बेटा। क्यों ये पॉलीप्लाइड होता है, बिकॉज इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है किनको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को बेटा, बिकॉज न्यूट्रिशन जितना ज्यादा बनाना पड़ेगा उतना डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए इसके पास क्या पाई जाती है, इसलिए इसके पास पॉलीप्लाइड की प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे आपका बेटा फर्स्ट लेक्चर जो आज का बेटा वो कंप्लीट हो जाता है, जिस लेक्चर के अंदर हमने अपने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, हमने वर्ल्स के बारे में पढ़ा, हमने एसेसरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव वर्ल्स के बारे में पढ़ा एंड हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा बेटा एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा, और इसके अलावा बेटा एंथर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एंथर की वॉल लेयर्स हमने पढ़ी एंड हमने देखा बेटा कि सबसे वैसे तो सारी वॉल लेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट वॉल लेयर टैपेटम होती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, स्पोर और पॉलन को रिलीज करती है, यूबिश बॉडीज को बनाती है, पोलन किट को बनाती है, कैलेस एक एंजाइम है बेटा उसको सिक्रीट करती है, डैश पॉलीप्लाइड होती है, डैश एंड डैश बेटा, ठीक है ना। कल की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइन एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड पढ़ेंगे बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उसके साथ बेटा हमारा मेल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम बेटा पढ़ेंगे इंशाल्लाह फीमेल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट्स हो बेटा इस लेक्चर में तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, थैंक यू एंड खुदा हाफिज बेटा, एंड कल मिलेंगे हम इंशाल्लाह।